नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको संविधान और राज्य व्यवस्था का परिभाषा बताए थे, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट मूल अधिकार पढ़ाने लगते हैं या फिर आपको प्रस्तावना पढ़ाने लगते हैं, लेकिन संविधान का बेसिक नहीं बताते हैं कोई। वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाना रहता है। मैं आपको एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संविधान क्या है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या, इसका हिंदी में यह बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक एक करके हम देखेंगे संविधान का निर्वचन क्या है या सरकार क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम क्या, संविधान का निर्वचन, और फिर हम देखेंगे सरकार। ये दोनों, ये आपका क्लास की शुरुआती का बेसिक है। यदि इसको नहीं जाने तो पक्का है कि हर बार लड़के जो हैं, खासकर बीपीएससी और यूपी पीसीएस में हर बार क्वेश्चन इससे बनता है और लोग गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। मैं लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि कैसे गलत करता है। कल हमने आपको अमन और नमन का उदाहरण दिया था। अमन जो है भाई साहब आए थे संविधान पढ़ के, नमन जो है भाई साहब पढ़ के आए थे राज्य व्यवस्था, और दोनों कहीं ना कहीं सही थे, लेकिन उसके गांव में कन्फ्यूजन था कि क्या था। आज वही मुखिया जी कह रहे हैं कि भाई जब पढ़ के आए हो तो क्या संविधान का व्याख्या करोगे तुम? भाई संविधान क्या होता है? बोला हम व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले कुछ वर्ड जानना होता है। तो बोला क्या जानना होता है जी? तो बोला कि आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आजकल मार्केट में भरे पड़े हैं, मैं भी इसके पहले बड़े इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर चुका हूँ। वो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया लेता है और लंबा चौड़ा जो है रील्स बनाकर आपको जो है फंसा देता है। समझ रहे हैं ना? रील्स बनाता है और आपको फंसा देता है, और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। बाद में आपको ज्ञान आता नहीं है और जो है निर्वचन से लेके कुछ आप सीखते हो नहीं पॉलिटी में। भाई साहब, पॉलिटी पढ़ाना बहुत ही टफ काम है। मैं इसे पीएचडी कर रहा हूँ, JRF हूँ, मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। अपनी अनुभव को आपको बता रहा हूँ कि आगे कैसे करना है, नहीं तो आप बहुत जो है भुगतेंगे। तो आइए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान की व्याख्या है, हम भाग का बात करेंगे। देखिए, जैसे जिस समय संविधान बना तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक था। तो भाई साहब सीरियल तो नहीं पढ़ पाओगे ना। जैसे आप किताब पढ़ते हो ना, मान लो कोई होमवर्क बना रहे हो, इतना बड़ा कोई किताब है, तो आप बांट देते हो कि एक चैप्टर को एक भाग में बांट देते हैं, दूसरे चैप्टर को 2 चैप्टर में बांट देते हैं। बांटते हैं कि नहीं? आप जैसे कि एक कट्ठा खेत है तो बंटवारा होता है, तो बोलता है एक भाग तुम ले लो, एक भाग हम ले लेते हैं, एक भाग ये ले लो, मतलब 4 भागों में हम बांट देते हैं। उसी प्रकार से संविधान को भी बांटा गया है भाग में। मतलब भाग 22 था, 22 भाग था उस समय। अभी वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में? 25 भाग है। मतलब हम ये कह रहे हैं भाई साहब, ये संविधान है तो इसके अंदर क्या है? ये संविधान, तो ये हो गया आपका भाग हो गया, भाग हो गया। अब कह रहा है कि उसी के अंदर, भाग के अंदर होता है अध्याय। कैसे होता है तो समझिए, उसको भी हम आपको समझाते हैं। अध्याय क्या होता है? जैसे भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ का शासन है। तो संघ का शासन है तो सवाल ये उठता है कि हम एक ही भाग में कर देते हैं। तो संविधान सभा वाला को ये लगा कि यहाँ पर घोच पोच हो जाएगा, तो उन्होंने भाग के अंदर अध्याय कर दिए। कैसे अध्याय किया? जिस प्रकार से मान लो कि हम भारतीय संविधान और सिद्धांत का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि ये एनसीईआरटी का भाग 1 है। अब भाग के 1 के अंदर
कितने अध्याय बांट दिया गया है दोस्तों? तो कहता है सर 4 अध्याय है। तो 4 अध्याय कौन है? तो कह देता है सर संविधान की परिभाषा है, प्रेमबल है, डीपीएसबी है, मूल अधिकार है। उसके बाद फिर अगला अध्याय दूसरा वॉल्यूम में आता है, कहता है पार्लियामेंट है, न्यायपालिका है और पंचायती राज है। तो इस प्रकार से क्या अध्याय में बांट देता है, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के अंदर में अध्याय में बांट देता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अध्याय उसके अंदर होता है। तो जैसे वो भाग हो गया तो ये क्या हो गया बच्चे? ये अध्याय हो गया। मतलब पहले संविधान, फिर आया भाग, भाग के अंदर आया अध्याय, अध्याय के अंदर आएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं, समझिए। आर्टिकल, आर्टिकल क्या है ये समझिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया तो बोला भाई कि सीरियल नंबर देंगे हम, सीरियल नंबर। तो बोला कि जब हम 1 2 3 4 हम किए तो बोला कि इसको हम सेक्शन के रूप में दें। नहीं बोलता है सेक्शन 1 की 2 होता है ना, सेक्शन 1 के तहत तो धारा हुआ, कानून हुआ उसमें। तो इसमें बोला कि जो सीरियल नंबर जाना जाएगा वो जाना जाएगा, मतलब भाग के अंदर अध्याय के अंदर क्या जाना जाएगा? वो जाना जाएगा आर्टिकल के रूप में। तो उसको जो हम कहेंगे अनुच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुच्छेद हम कहेंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब भाग में पहले संविधान को बांटा, फिर अध्याय में लाया, फिर उसके बाद जब सीरियल कर्म कर रहा है तो उसको क्या बांट रहे हैं? धारा, अनुच्छेद। तो इसको बोला कि जो सीरियल रहेगा अर्थात अनुच्छेद 1 रहेगा, भारत अर्थात इंडिया अर्थात डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा। तो उसको क्या किया इन्होंने? अनुच्छेद में ला दिया। आप देखते होंगे जैसे इंडियन पेनल कोड में आईपीसी, तो उसमें क्या कहता होगा? धारा 1 के तहत, धारा 1। तो धारा 1 क्या है? कानून में हम जो सीरियल नंबर के आगे पहले इस्तेमाल करते हैं, कानून में हम जिस सीरियल नंबर को याद करते हैं उसे हम कहते हैं धारा। कानून मान लो कि 505 कानून है तो हम लोग क्या कहते हैं? धारा 1, धारा 2। लेकिन जब हम संविधान में उसी सीरियल के नंबर के आगे हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? आर्टिकल और अनुच्छेद, मतलब दोनों में अंतर समझिए। हम धारा नहीं कहेंगे, जिसे आज आप लोग मिस करते हैं, लोग नेता लोग भी गलत बोलता है, धारा 370 खत्म कर दिया। अरे भाई धारा 370 कुछ और है जम्मू कश्मीर के मामले में, लेकिन यहाँ हम लोग अनुच्छेद 370 कहेंगे, उसमें भी लोग गलत बोलते हैं। अनुच्छेद 370 नहीं हटा भाई साहब, 370 1 और 2 हटा है। तो उसका एक क्या है? तो उसका परंतुक जिसे बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है? ब्रैकेट क्या है? EX आर्टिकल क्या है? थोड़ा सा आपको उदाहरण से हम समझाते हैं कैसे, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 39A B C D E और F होगा, इसे हम कहेंगे परंतुक। परंतुक कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लॉज, क्लॉज कहेंगे। इसमें क्या है? रोजी रोटी का प्रावधान है। क्या है भाई साहब? रोजी रोटी का प्रावधान संविधान में है सभी के लिए। और एक रहता है 39A, तो भाई साहब ये स्वतंत्र आर्टिकल होता है, ये स्वतंत्र आर्टिकल होता है, इसको हम परंतुक में शामिल नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि वैसे टीचर जिनको सीखना है ये लेक्चर भी देख लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है परंतुक क्या होता है, उप परंतुक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या है? इसमें क्या है? समान न्याय, समान न्याय, समान न्याय का बात करता है, वह निःशुल्क न्याय का बात करता है, यही कहता है ना जी, समान न्याय निःशुल्क न्याय की बात करता है। जैसे आर्टिकल 21A हो गया शिक्षा का अधिकार, तो ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है, इसको हम 21A पढ़ने में एक ही लग रहा है, लेकिन लोग गलत पढ़ देते हैं। 21A हम इसको कहेंगे, इसको हम क्या करेंगे? 39 क्लॉज A कहेंगे। समझ रहे हैं?
तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पूछता है बार बार कि समान रोजी रोटी का प्रावधान किसमें है, रोजी रोटी का प्रावधान। देखिए बच्चे कहाँ क्वेश्चन गलती करता है उसका लाइव एग्जाम्पल वो दे देता है 39A ये क्लॉज ए, 39B और 39C। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि 39A और 39A में अंतर क्या है। समझ रहे हैं ना, 39A के अंदर क्या अंतर है। तो लोग सब बच्चे मार देते हैं, सर मैंने 39A मार दिए। अरे भाई ऐसे नहीं चलता है 39A, ये ऐसे नहीं चलता है। ऐसे करोगे तो पूरे के पूरे गलत हो जाएगा। समझ रहे हो उन्हें, एकदम पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। माथा उठा तोड़ फोड़ लेना, कुछ नहीं होगा तुमसे। समझ रहे हो ना। अब माथा फोड़ लिया, सर हम मारते थे 39A मारे थे, हो गया गलती। अरे भाई साहब आपने जिस टीचर से पढ़ा उसका बेसिक खुद क्लियर नहीं था, तुम्हारा क्या बेसिक क्लियर करेगा। आजकल बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा कंपनी आ गया है, शिक्षा के नाम पे लूट खसोट मचाए हुए है, लेकिन कोई कुछ काम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बच्चा मार देता है 39A। अब बड़े बड़े कंपनी कहता मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ पढ़ा। वो तो खुद है, वो तो डूब ही रहा है, तुम खुद डूब रहे हो। कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हारे पढ़ने से। उसको खुद पता नहीं कि स्वतंत्र आर्टिकल क्या है, क्लॉज क्या है, उसको ये पता नहीं है। जबकि एग्जैक्ट आंसर कुछ ही लड़का जानता है जो 39A परंतु ए मारता है, उसका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है और आप मुंह उठा के आ जाते हो। टॉप करना इतना आसान है क्या? टॉप करने के लिए माइक्रो लेवल पे पढ़ना होता है, मुंह उठा के नहीं जाना होता है एग्जाम दे के आ गए। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्लियर हो गया ना कि क्लॉज क्या है। अब हम देखिए सब क्लॉज के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, आइए। अब है उपपरंतुक। उपपरंतुक क्या है? तो हमने ये बनाया, आपको क्या बनाया, इसको हमने बोला संविधान, इसको बोला मैंने भाग, इसको मैंने बोला अध्याय, इसको मैंने बोला अनुच्छेद, इसको हम क्या बोलेंगे अंदर, इसको क्या बोलेंगे, परंतुक। इसके अंदर आ जाएगा उपपरंतुक। समझ रहे हैं। मैं आपको सिलोजिज्म से समझा रहा हूं, वेन डायग्राम से समझा रहा हूं। अब उपपरंतुक क्या होता है यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे परंतुक ए में 1 इंटरनेट का अधिकार। आप लोग आज के ज़माना में इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का अधिकार, तो इसको क्या कहेंगे, अनुच्छेद 19 परंतुक 1 का उपपरंतुक 1। अब लोग क्या मार देगा क्वेश्चन, फिर देखिए कैसे बनेगा। बोलेगा कि इंटरनेट का अधिकार किसमें है, बोलेगा कि इंटरनेट का अधिकार, इसमें भी गलती करेगा बचपन सब। इंटरनेट का अधिकार बोलेगा हमने तो सर टॉप कर दिया। अब रहेगा वहाँ पर एकदम माइन्यूट रहेगा 19 का ए, 20 में रहेगा 19 का ए का 1, अब सी में रहेगा 19A और डी में रह जाएगा आपको नन ऑफ दीज। लीजिए नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई ने। भाई साहब बच्चा क्या कहेगा, अरे 19A तो मैं जानता था, 19A तो मैं जानता था, मार के आ जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि 19 का परंतुक 1 का उपपरंतुक 2, यहाँ पर फिर गलती करके आ जाएगा। छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, समझ रहे हो ना आप। छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। माइन्यूट आप गलती करके आते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया था ना कि रोजी रोटी का प्रावधान यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जहाँ से आप लोग सब गलती करके आ जाते हो। कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो आपको समझ में आया ना कि हमने अभी आपको क्या बताया कि ये है संविधान, ये हो गया भाग, इसके अंदर हो गया अध्याय, इसके अंदर हो गया अनुच्छेद, इसके अंदर हो गया क्लॉज, इसके अंदर हो गया सब क्लॉज ब्रैकेट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे संविधान? ऐसे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हम पढ़ेंगे भाग, हम पढ़ लेंगे अध्याय,
इसको जिसे चैप्टर बोलते हैं, हम पढ़ लेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, अनुच्छेद। हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद हम क्या कहते हैं, परंतुक। परंतुक आपको कोई ने अभी तक पढ़ाया होगा, टीचर शायद ही टीचर एक आध दो पढ़ाया होगा जो रिसर्च किया होगा। इसको हम बोलेंगे उपपरंतुक। उपपरंतुक एकदम जीरो से हीरो, जीरो टू हीरो बनना है, जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो बनना है आपको। तो आपको क्लियर हुआ ने निर्वचन की व्याख्या क्या है। हमने भाग आपको समझा दिया, आपको परंतुक समझा दिया। अब हम समझते हैं अनुसूची क्या है। देखिए अनुसूची, भाई साहब अनुसूची, हमने भाग समझा दिया। कितने भाग है इस समय, पूरे 25 भाग है इस समय। अब हम थोड़ा अनुसूची समझते हैं। अनुसूची को हम इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। सूचित कर देना, एक कर्म से सूचित कर देना ताकि खोजने में आसानी हो। इसका मतलब होता है यह संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। भाई साहब समझ रहे हो ने, संविधान की भाग की व्याख्या करते हैं। उदाहरण लेते हैं पहली अनुसूची एक। अब आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत, डेट इज भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा ना जी। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुसूची 1 में पूरा वर्णन है। तो संविधान सभा के सदस्यों को ये लगा कि हम बोल रहे हैं इंडिया डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। तो वो तो चाहता नहीं कि सारे राज्यों का नाम क्या करता, अनुच्छेद 1 में ही डाल देता ने अनुच्छेद 1 में। तो पूरा के पूरा दिक्कत होता है कि नहीं, आप लोग बताइए। हम लोग नाम ही सर्च नहीं कर पाते। तो उसने सीधा क्या बोला कि इसको समाप्त करने हुए एक सूची बना देते हैं कि ए सूची में इसी के अंदर कितने राज्य रहेंगे, बी में कितने रहेंगे, सी में कितने रहेंगे, डी में कितने रहेंगे, उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, कह रहा है कि भाग 1 के अंदर अनुसूची जो है, अनुसूची के अंदर भाग 1 दे दिया है कि संघ और उसके क्षेत्र राज्यों के नाम रहेगा और उनके क्षेत्रीय अधिकार है, क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है। मतलब संघ के नाम और उनके अधिकार को सूचीबद्ध करता है। क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। तो ये तो क्लियर है। नहीं सूचीबद्ध करता तो बहुत ज़्यादा समस्या होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि आगे क्या होता है। तो आपको आशा करता हूँ कि संविधान का निर्वचन हमने आपको समझाया कि भाग क्या होता है, अध्याय क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, परंतुक क्या होता है, उपपरंतुक क्या होता है। मैंने एक एक करके आपको मैंने समझाया, फिर मैंने अनुसूची समझाया। अब आइए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि सरकार क्या होता है। हम सरकारी देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, सोशल डेमोक्रेटिक है, सरकार समझिए। उसके बाद हम बात करते हैं। आइए देखिए, ये कह रहा है कि सरकार एक ऐसी संस्था है। देखिए सरकार क्या है भैया, एक संस्था है। तो कोई संस्था है, अब मुखिया जी है तो एक संस्था है ना जी, तो उसका किससे निर्माण होगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। तो सरकार एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण संविधान के तहत प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता। कहाँ, लोकतांत्रिक तरीके से। किस तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से की जाती है। ये नहीं कि सऊदी अरब चीन की तरह, सऊदी अरब की तरह बाप मरा बेटा बन जाएगा, बाप मरा बेटा बन जाएगा। ये नहीं किम जोंग उन के सरदार की तरह। बताइए वहाँ क्या उत्तर कोरिया वाला है, हम ही रहेंगे। हेयर स्टाइल कटाना है, कैसा कटाना है, एकदम कटोरा कट, नहीं कटाया तो मार देगा तो आपको भोग के भाला। आप समझ रहे हो ने क्या करेगा। आप घुसखोरी कर दिए तो आपको तोपे के सामने ले जाकर उड़ा देगा, वो कोई फायदा नहीं है। आप समझिए चीज़ों को। बोल रहा है सरकार एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण संविधान के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है।
तो बोला कि भाई सरकार जब बन गया, अब नमन कह रहा है कि सर सरकार बन गया तो कार्य कौन करेंगे निष्पादन? तो बोला बेटा कुछ नहीं, एक नौकरशाह नामक संस्था हम बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं यूपीएससी, जिसकी संविधान में 311 से लेके 316 तक उल्लेख देगा। आप लोग इसी का तो तैयारी कर रहे हो भाई साहब, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसी का तो तैयारी कर रहे हो और कहते पूरा भौकाली मचाएंगे। तो क्या इसका काम बन नहीं बोलता हम सरकारी बाबू आ गए, बाबू साहब आ गए, डीएम साहब आ गए, यही तो लोग बोलता है। अब पूरा भागने लगता है सब, भागो रे भागो रे भागो, सरकारी बाबू है, सरकारी बाबू है, डीएम साहब आए, इसी का तो बात करता है। तो अब बोला कि सरकार का जब काम हो गया तो इसका कौन कौन अंग है? बोला यार अंग है। तो बोला पापा अंग ये है। अब गांव वाले समझा रहा है कि मुखिया जी एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। तो बोला इसका कार्य क्या क्या है? इसका पूछा कार्य क्या है? बोला इसका कार्य भी है। तो एक एक करके समझते हैं इसका कार्य। विधायिका, बोला विधायिका का मतलब होता है कानून व जननीतियां बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार। बोला कि एक विधायिका होता है, उसका एक ही काम होता है कानून को, नीतियां को बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार। बोला विधायिका में कौन शामिल होगा? बोला वो भी बताइए। तो बोला कि यदि केंद्र में है तो संसद है, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा शामिल होता है। समझे न? राज्य है तो राज्य विधानमंडल में कौन शामिल होता है? तो विधान परिषद और विधानसभा। जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी का बहुमत है ना जी, अभी मोदी जी हैं तो इनके पास एलएस में भी बहुमत है, आरएस में ही है, तो बिल यहीं से तो पास होता है। अब हम यूपी या बिहार मान लो योगी जी हैं तो विधानसभा, विधान परिषद, एमएलसी ही तो हैं आपके योगी जी, तो इसी का तो है। उदाहरण लेते हैं एक कानून का। जैसे उदाहरण एक कानून लिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 का। किसने बनाया? न्यायपालिका। नहीं, किसने बनाया? विधायिका। विधायिका इस काम को बना दिया कानून। ये कानून क्या था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, एशियाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देना है। भाई साहब विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा ये काम बिल बना दिया। बोला बेटा हमने बना दिया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिया। बोला अब इस काम को लागू कौन करेगा? बोला लागू करने के लिए कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी की जरूरत होता है मुखिया जी। बोला ठीक है मुखिया जी, क्या है? बोला कार्यपालिका क्या है? तो बोला कार्यपालिका क्या है, इसमें कौन कौन होता है? तो बोला कार्यपालिका में होता है प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और ईटीसी या एक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है। अब पूछा कि राज्य में कौन होता है? बोला गवर्नर, सीएम, स्टेट कैबिनेट, और मानो बिहार में हो तो बीपीएससी भी इसमें शामिल होता है। ये होता है कार्यपालिका में आपको शामिल। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि सरकार, अब कार्यपालिका क्या है? हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे, प्रेम्बल से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम फेडरलिज्म भी पढ़ाएंगे, सरकार के पार्ट भी पढ़ाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो बोला कि इसका कार्यपालिका का क्या काम है? तो सरकार का वह अंग जो इन नियमों, विधायिका ने कानून बना दिया, तो जब विधायिका के कानून बना दिया तो इसके कार्यों का निष्पादन कौन करेगा? तो सीए हमने बताया, सीए तो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता। प्रशासन कौन करेगा? यूपीएससी वाला ही तो जनरल करता है, आईएएस बाबू साहब करते हैं। तो सीए कौन पास किया? कौन किया सीए बताइए? विधायिका। तो विधायिका जब पास कर दिया तब ये विधायिका किसके पास आया? पीएम से लेकर डीएम तक आया, पीएम से लेकर डीएम तक। अब ये काम क्या करेगा डीएम साहब? उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेते हैं। ये क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट में लागू कर देगा। क्या करेगा? लागू कर देगा। ये लागू कर देगा जी, लागू कर देगा। कौन करेगा? ये भाई साहब लागू कर देगा।
जब लागू कर देगा तो क्या होगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट में चला गया, काम किसका है लागू करना, इसी का तो काम है लागू करना, इसी का तो काम है। अब मानो तो काम किया है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए लोग, उसको क्या देना है, नागरिकता देना। अब ये नागरिकता देने लगा। इसी में क्या हुआ कि इस कानून का बहुत विरोध होने लगा। बोला विधायिका कार्यपालिका मिला हुआ है, ये पहुंच जाएगा न्यायपालिका का काम। तो न्यायपालिका के क्या काम रहता है कि संप्रभुता संपन्न, सोवरेन एकदम। सोवरेन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए कि बाह्य एवं घरेलू स्तर पर संप्रभुता संपन्न, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। भारत एक संप्रभुता संपन्न है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। तो न्यायपालिका में कौन आता है, अब सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डीसी आता है, अदर आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर कोर्ट। तो बोलता है कि संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है, कानून के अनुसार ना चलने वाले को दंडित करता है। कैसे दंडित करेगा वो देखिए, दंडित कैसे करेगा उसके बात हम करते हैं। दंडित कैसे करेगा उसके बारे में आइए। उदाहरण के लिए हमने आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का हमने आपसे बात की अभी। अब कोई है, मान लो कोई आदमी है, कौन है उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। अब कोई एक वकील साहब हैं, बोला कि जो सीए कानून है, ये देश के अंदर जो है नागरिकों को बीच भेदभाव करता है। बोला ऐसा है, बोला भाई साहब बात ये है, सर विधायिका, बोला विधायिका अब कार्यपालिका सब मिल गया है, कार्यपालिका सब मिल गया है, सब मिल गया है, विधायिका कार्यपालिका सब मिल गया है। बोला हुजूर साहब इस कानून पे विचार कीजिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बोला ऐसा है, बोला हम कानून को सुनेंगे। बोला अब हम कानून का हायरिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, सुनेंगे, हम देखेंगे कानून में क्या चीज़ें प्रॉब्लम हैं, क्या नहीं प्रॉब्लम है। चीज़ों को आप समझिए, समझ रहे हैं ना, कानून को में क्या चीज़ें हैं नहीं है, एक एक चीज़ के। अब ये कानून चल गया कहाँ, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका क्या कर रहा है बताइए आप लोग, न्यायपालिका क्या करेगा, न्यायपालिका कानून को अब क्या करेगा, सुनेगा। क्या सुनेगा, अब इस चीज़ को समझिए। गया सुप्रीम कोर्ट के पास, आया, अब ये अर्थ निकालेगा, यस या नो, अर्थ निकालेगा। वकील साहब ने दलील दिया कानून गलत है। वकील साहब कहा कि सर ये कानून जो है पूरे के पूरे गलत है, नागरिकों के बीच जो है भेदभाव करता है और गलत के गलत अर्थ निकालता है। बोला ऐसा है, बोला हाँ। कानून जब अर्थ निकाला तो बोला कि नहीं ये तो नागरिकता देने के लिए है, इसमें तो किसी मुस्लिम समाज को भेदभाव की बात नहीं की गई है, ये सिर्फ कहा गया है कि अफगानिस्तान और जहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसको क्या करेंगे, हम नागरिकता देंगे। बोला ऐसा है, बोला हाँ हम नागरिकता देंगे। देखिए तो ये क्या बोला, नागरिकता। तो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लाया गया था उसकी कानून की जांच कौन कर रहा है, भाई साहब न्यायपालिका कर रहा है। तो न्यायपालिका के क्या काम है, क्या काम है, कानून के अनुसार ना चलने वाले को दंडित करना और सही अर्थ निकालना, यही तो है न्यायपालिका। तो हमने आपको सरकार समझाया, हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको सरकार समझाया, हमने आपको जो है और क्या समझाया, और समझाया मैंने आपको संविधान का निर्वचन समझाया, हमने आपको पूरा एक एक करके हम समझाने की कोशिश किया कि क्या होता है, इस चीज़ों को समझिए। संविधान का समझाया, सरकार का समझाया। उसके बाद हमने एक एक करके हमने एग्जाम्पल भी लिया। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये लिया कि कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको बेसिक तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश मैंने किया।
ये पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर है। कल से जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसका हम देखेंगे जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन हमने आपको यूपीएससी वाला हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनता है, संविधान के सारा क्या क्या व्याख्या करना उसके बारे में आप नहीं कर पाएंगे, एक एक करके बेसिक नहीं जान पाएंगे तो आपकी क्वेश्चन गलत होने की पूर्ण संभावना है भाई साहब, पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना है। हम आपको क्लियर करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे लेक्चर बने रहने के लिए कल का लेक्चर देखिए, आज का लेक्चर देखिए और कम से कम लोगों के बीच शेयर कीजिए और फ्री शिक्षा का प्रचार कीजिए। सेंगोल आइए के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए।